सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बंगाल की खाड़ी से उठी सियासी लहरों ने अब पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सवाल बड़ा है, क्या बिहार की तरह बंगाल में भी AIMIM बड़ा उलटफेर करेगी? क्या ओवैसी की पार्टी वहां किंग मेकर बनेगी या फिर विरोधियों का खेल बिगाड़ेगी? इन्हीं कड़े सवालों और हुमायूं कबीर जैसे चेहरों से जुड़े विवादों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AIMIM के फायर ब्रांड नेता और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान। बंगाल के रण में पार्टी की गुप्त रणनीति क्या है? बिहार के सीमांचल से लेकर बंगाल की गलियों तक ओवैसी का क्या प्लान है? इन तमाम अनकहे पहलुओं पर देखिए हमारे संवाददाता शशांक के साथ यह एक्सक्लूसिव बातचीत। सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब। तो आइए उनसे बात करें। सर, बंगाल इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? मेरी पार्टी की रणनीति तो जिस तरह से सूरज सबके सामने में दिख रहा है, मेरी पार्टी की नीति भी दिख रही है। हमारी पार्टी ने वहां पिछले दिनों में हुमायूं जी से वो किया था, गठबंधन किया था, और चूंकि वहां पर माइनॉरिटी के लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का एक बड़ा समूह उसके झंडे तले खड़ा था, और उस शख्स ने खुद भी बंगाल की हुकूमत और दिल्ली की हुकूमतों ने जो नाइंसाफी की है बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के सिलसिले में, उसका उद्घोषण किया था। तो हम लोगों ने समझा कि शायद क्षेत्र के उत्थान के लिए अच्छी लड़ाई है, लेकिन बाद को जो एक खबर उनके ताल्लुक से आई है, उसके बाद हमारे पार्टी के लीडर ने उससे अलग कर लिया अपने आप को, और हमारी जो सीट है 8 या 9 सीट हमारी है, उसको मजबूती से लड़ाई लड़। कभी भी फिरकापरस्त ताकतों को, सांप्रदायिक शक्तियों को कभी भी हम समर्थन न किए हैं, न करने की कोई हम पर इल्जाम लगा सकता है, न करने की कोई हम उम्मीद रखते हैं। अगर किसी को जरूरत वोट नहीं तो फिर हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में रहेंगे। हमारा मामला ये है कि हम सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते। यकीन है कि सत्ता भी हमारी ख्वाहिश अभिलाषा है, जिससे हम लोगों को ज्यादा भला पहुंचा सकें, लेकिन जब तक मैं सत्ता में नहीं पहुंच पाता हूं, सत्ता के नाइंसाफियों के खिलाफ आवाम को जागरूक करूं, यही काम मेरे नेता कर रहे हैं, ये काम मेरी पार्टी कर रही है। आवाम के अधिकार की लड़ाई, सत्ता की नाइंसाफियों को का उद्बोधन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। काम कर रहे हैं, काम करेंगे। सर, अररिया में जो डबल मर्डर हुआ है, तो ऐसी मानसिकता लोगों में कैसे आ रही है? इसके पीछे का कारण सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा, जो दोनों कत्ल हुआ है, ये मानसिकता ये है कि पूरे मुल्क के दरमियान में जो एक समाजी, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, इसको बर्बाद करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भाजपा को जाता है, वो RSS को जाता है। जिन लोगों ने अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों ने कहा था इनको तोड़ो और राज करो हिंदू मुसलमानों पर, और ये लोग वही काम कर रहे हैं। और ये लोग तोड़ो राजनीति नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों ने ऐसी फिजा बना दी है कि गली कूचे में भी दाढ़ी खींच देना, टोपी उछाल देना, गाय के नाम पर मार देना अनेक आम सी बात हो गई है। उसी से प्रोत्साहित होकर एक शख्स ने ऐसा किया, और उसके बाद जो दूसरे का मर्डर हुआ, वो मामला भी है कि लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर होने की वजह से कि साहब इस तरह के हालात हो रहे हैं, लोगों ने वो किया। दोनों मामला गलत है, और मैं समझता हूं कि ये सरकार का फेलियर है, और ये बीजेपी की जो बिछाई हुई बारूद है, उसी में नफरत की आग लगी हुई है। सर, बिहार में शराबबंदी है, और ऐसी मतलब न्यूज आ रही है कि जिस आदमी ने सर कलम किया उसने शराब पी रखी थी। तो आखिर ये शराब आ कहां से रही? भाई, पूरे बिहार में शराबबंदी नोटिफाइड है, लेकिन अमली तौर पर पहले होते थे मैखाने होते थे, शराब खाने होते, जहां लोग पीते थे। अब बिहार में घर शराब खाना बना हुआ है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पुलिस की सबसे बड़ी कमाई वो है। बच्चे, स्कूल के बच्चे बिगड़ गए हैं, और वो भी बोतल छुपा के बस्ते में लेके कई जगह पकड़े गए हैं। और उससे भी बुरी बात जो आई है, शराब पीने वाले पहले अडल्ट लोग होते थे, अधेड़ उम्र के लोग होते थे, इश्क में नाकाम लोग होते थे, पैसा रिश्वत कमा लिया DSP की तरह, उस तरह के लोग होते थे पहले शराब पीने वाले। लेकिन स्कूलों को बंद करके जो लोग बंदी में वो इसके कोरोना बंदी में जो स्कूल वगैरह बंद किया गया, उस जमाने में बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए, आम के बगीचे में यहाँ वहां खेलने लगे। उसके बाद से इस इलाके में अफ्यून का, है ना, चरस का और स्मोक का धंधा चल रहा है। यहाँ किशनगंज शहर में भी स्मोक के धंधा करने वाले, यहाँ खगड़ा में एक औरत थी जो करोड़पति बन गई, है ना, और हर बाजार में स्मोक बेच रहे हैं, और पुलिस वालों की अच्छी खासी कमाई हो रही है। नई नस्ल तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। इसी स्मोक के चलते आज से कई साल पहले
वहां हमारे ठाकुरगंज में एक 16 साल के बच्चे ने अपने माता पिता दोनों का मर्डर कर दिया। और अभी डिहोच एक बस्ती है हमारी, हरिया ग्राम है, उससे पश्चिम रौटा में, जहां का मैं एमएलए हूं, वहां एक 20-22 साल नौजवान ने एक दूध पीते बच्चे को, 5 साल 7 साल के बच्चे को इस तरह मारा कि उसका भेजा निकाल दिया। ये सारा कुछ जब नशे का शिकार हो जाता तो माँ बहन में भी उनको फर्क महसूस नहीं होता। ये सारा हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। सर, बिहार में अभी जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है बिहार में। ये तो राम भरोसे सरकार चल रहा है। राम के नाम पर भले ही सरकार ने चलाए ये मोदी जी, है ना, लेकिन ये तो राम भरोसे चल रहा है। गोया कोई नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। अरे आज तनख्वाह नहीं मिल पा रही है लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। कौन है चीफ मिनिस्टर, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? लगता चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। बगैर पतवार के कश्ती है जैसे, बगैर सरदार की बस्ती हो जैसे, और बगैर कोतवाल के शहर हो जैसे, उसी तरह बिहार का कोई लगता ही नहीं कि कोई बिहार में कानून नाम की कोई चीज है। और है भी कानून नाम की चीज तो वो अफसरों के हाथ में है। लोकतंत्र की हत्या और चिरहरण इसी में है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार न चलाई जाए, जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान न हो, और नौकरशाह चढ़ के सर पर बैठ जाए। नौकरशाह चला रहे हैं आज बिहार को, नौकरशाह की मनमानी है। आप देख लीजिए, एक एसडीपीओ किशनगंज का जो 100 करोड़ से ज्यादा का मालिक है और उसकी पोस्टिंग सीमांचल में ही रही, और इस 100 करोड़ में 90% पैसे उसने किशनगंज से कमाए हैं। किशनगंज के लोगों का कमाया ना, है ना। जो इंट्री माफिया से पैसा लिया, रेत की कीमत बढ़ी, बालू की कीमत बढ़ी, है ना, उससे गरीबों का शोषण हुआ है। ये शोषण करने वाले लोग हैं, तो अफसरशाही का तो नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने के पीछे क्या कुछ वजह रही? भाई, आपने देखा होगा हुमायूं कबीर का जो स्टिंग ऑपरेशन सामने में आया है, उससे हम लोग बड़े मर्माहत हुए हैं कि इस शख्स की अगर ये सच है वाकईतन या सच न भी हो तो भाई ये मामला तहकीक का तलब है। ऐसे डाउटफुल लोगों के साथ हमारी पार्टी काम नहीं कर सकती है। हम लोग की जो विचारधारा है समाजवाद विचारधारा है, हमारा सेकुलर विचारधारा है, हमारा निष्पक्ष सियासत करने के हम लोग आदी रहे हैं, सत्य के पक्षधर हम लोग हमेशा रहे हैं। और ऐसे लोग जो लोग इस किस्म का काम करते हैं उसके साथ मेरी पार्टी खड़ी नहीं रह सकती। चलिए, तो अभी अख्तरुल ईमान साहब से आपने साफ तौर पर सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो भी मौजूदा सरकार चल रही है इसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि अभी जो अफसर है वही जो है सरकार चला रहे हैं, नौकरशाही से ही जो है अभी कानून व्यवस्था चल रही है। इनका यह भी कहना है कि हुमायूं कबीर के साथ हमारा गठबंधन तोड़ने के कारण यह रहा कि उनका एक स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो आया था, इस कारण वो डाउटफुल हमें दिखे, इस कारण उनके साथ हमने गठबंधन तोड़ दिया। बाकी ऐसे ही अहम खबरों के लिए बने रहे सीमांचल की आवाज के साथ। शिक्षा की राह में अब किशनगंज का हर बच्चा बढ़ेगा आगे। याद रखिए, आगामी 12 अप्रैल को होने जा रही है अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, इस साल की सबसे बड़ी चयन परीक्षा का स्थान RK साहा महिला कॉलेज। सेवा और समर्पण का एक और बड़ा कदम।